दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा वे करेंगे एक व्हीलचेयर उत्पादक की मदद। पानीपत के एक लड़के को कृत्रिम अंग प्रदान करने में देरी पर हाईकोर्ट ने किया हरियाणा सरकार से सवाल। केवल 12 साल की दिव्यांग लड़की को मिला स्त्री सम्मान पुरस्कार। अब तक का सबसे सफल ओलंपिक प्रदर्शन देखने के बाद भारत की नजरें टिकी टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स पर। व्हीलचेयर बाउंड पैरा एथलीट और एक्टिविस्ट को किया गया अलॉट ट्रेन का अपर बर्थ। अरविंद हॉस्पिटल में लॉन्च किए गए AI पावर ग्लासेस। और तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में शुरू किया गया उदय प्रोजेक्ट। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। वाव फाउंडेशन एक बार फिर से लाए हैं इंटरनेशनल इंक्लूजन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, रेडियो उड़ान एज अ रेडियो पार्टनर। अगर आप शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो एल्बम्स और डॉक्यूमेंट्रीज में अपना लक आजमाना चाहते हैं तो आज ही अपनी एंट्री भेजिए। थीम है एनीथिंग रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। जल्दी कीजिए, अपनी एंट्री भेजिए और जीतिए
25,000 तक के कैश प्राइजेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.iisff.in। एंट्री भेजने की लास्ट डेट है 24 सितंबर 2021, तो जल्दी कीजिए। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और इस वक्त प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में समय हो चुका है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए सुनते हैं खबरें विस्तार से। विकलांगों के लिए स्कूटी योजना पर नियमों में संशोधन के आदेश। दोस्तों, जयपुर में विकलांग जनों के कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स यानी कि दिव्यांगों के निदेशक को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निदेशक को अन्य पीडब्ल्यूडी श्रेणियों को समायोजित करके श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को स्कूटी वितरित करने के निर्देशों में बदलाव करने को कहा है। कोर्ट ने केवल 29 वर्ष की आयु तक नियोजित व्यक्तियों को योजना के तहत लाभ देने के संदर्भ में भी आपत्ति जताई है। साथ ही पहले भी 2 बार नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, इस बात पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले पर अपने विचार बताते हुए दिव्यांग अधिकार महासंघ के उप निदेशक श्री हेमंत भाई गोयल ने कहा है कि भारत में पीडब्ल्यूडीज की 21 कैटेगरीज हैं, लेकिन दिव्यांगों के निदेशक की गाइडलाइंस के अनुसार केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोगों को ही स्कूटी योजना का लाभ मिल सकता है। अन्य विकलांग जन जो अन्य वर्गों में शामिल हैं, जैसे कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्वार्फ्स और सुनने में अक्षम लोग, ये सब स्कीम में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट की घोषणा के समय पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को कॉलेज छात्रों और नौकरी करने वाले युवाओं को इस स्कीम में शामिल करने की बात की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कन्नमली के एक परिवार के लिए क्यों हुआ इस साल का ओणम कुछ ज्यादा ही खास। 14 साल के एल्ड्रिन और 8 साल के एडविन ने इस साल कुछ खास ओणम मनाया है। एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ की मदद से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित इन दोनों भाइयों को उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया एक नया घर मिला। दरअसल इन दोनों के पिता समंदर के किनारे रहने वाले एक मछुआरे हैं, जिनका घर तोकते चक्रवात में बर्बाद हो गया। मई के महीने में तोकते चक्रवात के समय उनके घर की सबसे मजबूत दीवार ढह गई और उनका घर तहस नहस हो गया। बच्चों की जिम्मेदारी ने पिता जोसेफ सीजू और माता सोनिया को व्यस्त कर रखा। बच्चों को रिश्तेदारों के घर छोड़ना भी उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट के लोगों ने घर की सफाई की। एनजीओ ने घर का काम फिर से शुरू करवाया। सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट यानी CEFEE की मेरी अनीता ने, जो कि CEFEE की चेयरपर्सन है, संस्था की तरफ से पूर्ण सहायता देने का फैसला किया। घर को फिर से बनवाते समय उन्होंने बच्चों की परिस्थिति का पूरा ध्यान रखा। मैरी अनीता को हाल ही में राज्य सरकार से और अन्य संस्थाओं से पुरस्कार मिले थे। उन्होंने इन पुरस्कारों में मिली पूरी धनराशि केवल इस कार्य के लिए समर्पित कर दी। चीफ पैट्रन MG राजमणिकम IAS और उनके करीबी दोस्तों की सहायता लेकर CEFEE ने घर के अंदरूनी काम पूरे किए, दीवारों पर रंग लगवाया। इस आपदा के बाद बच्चों के माता पिता अपने सामाजिक जीवन से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने पड़ोसियों से बात करना भी बंद कर दिया था। घर के बन जाने के बाद उन्होंने घर पर पड़ोसियों को बुलाकर ओणम मनाया। इस अवसर पर एल्ड्रिन और एडविन दोनों को तोहफे भी दिए गए। उनकी माता पिता के नौकरी के लिए भी CEFEE ने बात चलाई। उनके पिता ने कहा कि मैं एक मछुआरा हूँ,
लेकिन दोनों बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित होने की वजह से मुझे बीवी की मदद के लिए घर पर ही रुकना पड़ता था। छोटे मोटे कामों से मिलने वाला पैसा भी पैंडेमिक में बंद हो गया। चक्रवात ने हमारी कमर तोड़ दी और फिर भगवान ने हमारी मदद करने के लिए फरिश्तों को हमारे घर भेज दिया। व्हीलचेयर बाउंड पैरा एथलीट और एक्टिविस्ट को आवंटित किया गया ट्रेन का अपर बर्थ। एक्टिविस्ट सुवर्णा राज ने दिल्ली विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन में बुकिंग करवाया था। सुवर्णा को साल 2007 में भी समान अनुभूति मिली थी। उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी बुकिंग करते समय साफ साफ लिखा था कि वे विकलांग है। फिर भी रेल सिस्टम से उन्हें सबसे मुश्किल अपर बर्थ दिया गया। सुवर्णा राज ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जगह एक बुजुर्ग व्यक्ति से बदल ली थी कि जिनको भी उस अपर बर्थ की सीट तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किल झेलनी पड़ गई। पैरा एथलीट सुवर्णा राज को बचपन में हुए पोलियो की वजह से 90% विकलांगता है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय के रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु के सारे आश्वासनों के बाद भी कोई बदलाव सामने नहीं आया। 2017 में जब सुवर्णा के साथ ये हुआ था तब उन्हें बताया गया था कि ट्रेन में एक्सचेंज करने के लिए उनके पास कोई और जगह नहीं है। उसके कुछ ही महीनों बाद ये हादसा फिर से हुआ और सुवर्णा को निचला बर्थ नहीं मिल पाया। तब सुवर्णा को गाड़ी के गीले फर्श पर अपने बेटे के साथ बैठकर सफर करना पड़ा। इस पर रेलवे अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस बुकिंग के लिए IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जिम्मेदार है और रेलवेज का इस आवंटन में कोई रोल नहीं है। फिर IRCTC अधिकारी ने बताया कि सिस्टम में जब सारे ही लोअर बर्थ बुक हो जाते हैं तो अपने आप ही PWD को अपर बर्थ अलॉट हो जाता है। ये किसी ने जानबूझकर या बुरे हेतु से नहीं किया है। दोस्तों, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? हमारा सवाल सीधा है, क्या बुकिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी बदलाव लाकर ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करके ऐसी लापरवाहियों को रोकने की। कम या बिना विजन वाले लोगों के लिए खुश खबर। अरविंद आई हॉस्पिटल में AI पावर्ड ग्लासेस लॉन्च किए गए। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं से लेस स्मार्ट विजन स्पेक्ट्रम SVS की एक जोड़ी पहनने से अब दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ घूमने में मदद मिलेगी और साथ ही अंग्रेजी और 73 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ सुनने में मदद मिलेगी। डिवाइस को अरविंद आई हॉस्पिटल AEH में पेश किया गया था और दावा किया गया है कि नेत्रहीनों के लिए ये देश में अपनी तरह का पहला ही लॉन्च है। डॉक्टर P विजयलक्ष्मी चीफ पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और विजन रिहैबिलिटेशन सेंटर की प्रमुख है। उन्होंने बताया कि ये नेत्रहीनों को शिक्षा के लिए लाभकारी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाएगा और उन्हें अपने दैनिक जीवन में सशक्त करेगा। डिवाइस किसी भी सामान्य पहनने योग्य चश्मे की तरह ही है, लेकिन 2 पेन ड्राइव जैसे गैजेट्स इसके साथ हाथ पर लगाए गए हैं जो कानों पर टिकाए जा सकते हैं। बाई पेन ड्राइव में एक फ्लैश वाला कैमरा होता है जो चेहरे के 2 मीटर के भीतर छवियों को कैप्चर करता है। ये वस्तुओं की पहचान भी करता है और आगे आसपास की बाधाओं की चेतावनी भी देता है ताकि चलने में बाधा ना हो। ये उपकरण पहनने वाले को जानने वाले लोगों की छवियां भी विवरणों के साथ संग्रहित करता है और यदि व्यक्ति दृष्टि की रेखा में आता है तो ये डिवाइस नाम और विवरण को पहचान सकता है। इसकी फ्रेम पर ब्रेल में फॉर्मेट किए गए कंट्रोल बटन को दबाकर टेक्स्ट को भी पढ़ा जा सकता है। बोस्टन स्थित NGO विजन एड के सहयोग से बेंगलोर स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी स्मार्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित पिछले 10 महीनों में AEH में 50 रोगियों के साथ प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया था। परीक्षण और प्रतिक्रिया दृष्टि पुनर्वासवादी फ्लोरा जयसिली द्वारा सावधानी पूर्वक चलाए गए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने कहा, मरीज हमें ठीक ठीक बता सकते थे कि वे क्या चाहते हैं।
इससे हमें मॉडल को इष्टतम वजन और आकार का अनुपात देने में मदद मिली। उनके अनुसार स्मार्ट आईवेयर विदेशों में उपलब्ध है। दोस्तों, स्मार्ट आईवेयर विदेशों में उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, करीब 4 लाख से 8 लाख तक, करीब 4 लाख से 8 लाख तक। लेकिन यहाँ पर SVS की कीमत 22,000 रुपए है और इसे आसानी से समझने के लिए भारतीय लहजे में अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। रोटरी क्लब चेन्नई पूर्व ने 300 SVS के पहले बैच को प्रायोजित किया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शुरू किया गया है उदयम प्रोजेक्ट फॉर द डिसेबल्ड। 2 महीनों से भी कम समय में विकलांग व्यक्तियों के घरों में 5 सुलभ शौचालय स्थापित किए गए और अन्य 5 का निर्माण चल रहा है। दोस्तों, एक और जहां पब्लिक टॉयलेट्स में विकलांग जनों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती, दूसरी ओर विरुधुनगर में एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है। इसके तहत कम से कम आवश्यक सुविधाएं PWDs के घरों में बनवाई जा रही है। आयुक्त श्री जे मेघनाथ रेड्डी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है उदयम। इस प्रोजेक्ट की नींव 6 जुलाई को रखी गई, जब डिप्टी कलेक्टर ट्रेनिंग शालिनी मिली एक विकलांग औरत पैंडी सिल्वी से। पैंडी सिल्वी ने बताया कि वे अपने हाथों से घसीटते हुए शौचालय तक जाती हैं और इस मीटिंग के 2 महीनों के बाद ही 5 सुलभ शौचालय बनकर तैयार थे और अन्य 5 बनने की तैयारी में हैं। आयुक्त श्री मेघनाथ रेड्डी ने बताया कि अभी केवल 10 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन हम इस स्कीम को कम से कम 100 विकलांग जनों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये शौचालय विकलांग जनों के घरों के आसपास बना रहे हैं। परियोजना में शामिल एक सहायक अभियंता ने कहा कि निर्माण के तौर तरीकों को विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों के मानकों से बनाया गया था। हमने उपयोगकर्ता के लिए इसे और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। हालांकि हमने बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन किया। विरुधुनगर की एक विकलांग महिला थिलागवती के अनुसार जिले के 10 जगहों पर अब तक 22 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि वे घरों में मौजूद शौचालय की पहचान करेंगे जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों और देखभाल करने वालों ने इस पहल का स्वागत किया है। अधिकारियों ने बताया कि जहां माता-पिता या देखभाल करने वाले विकलांग व्यक्तियों को भोजन, आश्रय और कपड़ों के साथ मदद कर सकते हैं, वहीं शौचालय का उपयोग करने के लिए सहायता की आवश्यकता विकलांग व्यक्ति के लिए अत्यधिक दर्दनाक हो सकती है। शालिनी ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब विकलांग व्यक्तियों को शौचालय का उपयोग करने में मदद नहीं कर पाने पर लोगों को मानव अपशिष्ट का मैन्युअल रूप से निपटारा करना पड़ा। सत्तूर के 18 वर्षीय इलांगो ने अपने 16 वर्षीय विकलांग भाई के बारे में बात करते हुए कहा कि जब हमने शौचालय का उपयोग करने में उनकी सहायता की तो मेरे भाई ने इसे अशोभनीय या असहज पाया। सुलभ शौचालय के लिए धन्यवाद। मेरा भाई अब सहज महसूस करता है और बिना किसी की मदद के इसका उपयोग करता है। शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता वाली 9 वर्षीय लड़की के पिता सरवन कुमार ने सहमति व्यक्त की। सुलभ शौचालय उनकी बेटी के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। JCB प्राइस और सक्षम के प्रयासों द्वारा S हरीश की ये नॉवल मुस्टैश एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में सुगम्य पुस्तकालय पर आपके लिए अपलोड की गई है। ये कहानी एक सुदूर द्वीप की कहानी है जो आपको जादू टोने के दौर में ले जाएगी। इस कहानी में बखूबी ढंग से समाज में होने वाले ऊंच नीच के भेदभाव और लैंगिक असमानता को दिखाया गया है। कहानी का मुख्य किरदार ववाचू, जो एक निचली जाति का व्यक्ति है जो मूछें रखता है, और इसके कारण कैसे उसकी जिंदगी में
बदलाव आते हैं। इस बारे में यह कहानी आपको बताती है। जूरी के अनुसार ये एक बहुत ही बेहतरीन लिखी गई कहानी है और बेहद ही बेहतरीन ढंग से मूंछों का उदाहरण लेकर समाज में होने वाली असमानता को दिखाया गया है। यह बहुत ही सराहनीय है। इस पुस्तक को डाउनलोड और पढ़ने के लिए आज ही library.daisyindia.org library.daisyindia.org पर विजिट करें। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल होंगे। सुपर संडेज की अपनी सीरीज में इस संडे यानी कि 29 अगस्त 2021 को हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं दो और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, गूगल कीप और गूगल लुकआउट। तो आप इस संडे हमारे साथ जरूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम ट्रस्ट पर सुबह 11 बजे से लेकर, और जाने इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में। सेशन से जुड़कर आप ले सकते हैं इस बार भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ अपने लिए। सेशन के एंड में आप सबसे पूछे जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल, जिनके जवाब देकर आप ले जा सकते हैं शानदार इनाम अपने लिए। सेशन का लिंक पाने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9266626368 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा कि वे करेंगे मदद एक व्हील चेयर उत्पादक की। दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर पिछले शनिवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक दिव्यांग व्यक्ति व्हील चेयर पर घूमते हुए नजर आ रहा है। आनंद महिंद्रा जी अक्सर ऐसे अनोखे वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते रहते हैं। शनिवार के वीडियो में एक आदमी व्हील चेयर पर बाइक पर घूमता नजर आ रहा था। उसमें हाइड्रोलिक फोर्क लगाकर और बाइक का हैंडल लगाकर 2 व्हीलर व्हील चेयर को एक 3 व्हीलर बाइक में बदल दिया। अपनी कमेंट में महिंद्रा ने कहा कि ये आविष्कार विकलांग जनों की दुनिया में रफ्तार ला सकता है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ऐसे आविष्कार के विकास में हर मुमकिन सहायता देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि ये वीडियो कितना पुराना है और इसे किसने बनाया है, पर ये काफी शानदार है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान मैरीलैंड के कुछ स्कूली छात्रों ने ऐसी व्हीलचेयर डिजाइन की है जिसमें विकलांग जन अपने छोटे बच्चों को बेबी स्ट्रोलर में बिठाकर अपने साथ घुमाने ले जा सकते हैं। इसका नाम है वी स्ट्रोल। पानीपत के एक लड़के को कृत्रिम अंग प्रदान करने में देरी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से किया सवाल। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पानीपत के एक लड़के को कृत्रिम अंग प्रदान करने में देरी पर हरियाणा सरकार से सवाल किया है, जिसने 2011 में बिजली का करंट लगने के कारण अपने दोनों हाथ और एक पैर खो दिए थे। इस मामले में अगस्त 2020 में दिए गए आदेश अनुसार 6 हफ्तों के भीतर ही कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने चाहिए थे, पर अगस्त 2021 में 1 साल पूरे हो जाने के बाद भी ये ऑर्डर पूरा नहीं किया गया। साल 2016 में ये नाबालिग लड़का पुराने कृत्रिम अंग इस्तेमाल कर रहा था। उसे 2021 में भी नए अंग प्रदान किए जाने चाहिए थे। उसे 2021 में नए अंग प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार को एक नई प्रक्रिया शुरू करनी थी। सुनवाई के दौरान सफाई में सरकार ने अदालत को बताया कि बच्चे के कुछ प्रशिक्षण आदि किए जाने थे, जिसके बाद आवश्यक कृत्रिम अंगों के लिए विवरण तय किए जाते हैं। ये विवरण ज्ञात न होने के कारण निविदाएं जारी नहीं की जा सकी। दोस्तों, दरअसल हरियाणा के सलोनी खुर्द में एक हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से ये हादसा हुआ था, जिसके बाद ये तय हुआ था कि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के आदेशानुसार 65 साल की उम्र तक बच्चे को सरकार कृत्रिम अंग प्रदान करती रहेगी। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर 1 साल तक काम नहीं किया। अब न्यायमूर्ति लीसा गिल की हाईकोर्ट बेंच ने कहा है कि राज्य का रुख एक उदासीन रवैये को दर्शाता है
और ये विवादास्पद है क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए पहले के अवसरों पर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ये लड़का कृत्रिम अंग के बिना नहीं रह सकता है। अगस्त 2020 के आदेश के अनुसार निविदा प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी की जानी थी, लेकिन आदेश के लगभग 1 साल बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, सुनते हैं एक अनोखी खबर जापान से। जापान में एक होटल व्यवसायी एक रोबोटिक कंपनी के साथ मिलकर चला रहे हैं एक अनोखा होटल। इस होटल के सभी 50 वेटर स्मार्ट रोबोट्स हैं, लेकिन इनमें सबसे खास बात ये है कि हर एक रोबोट चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए होता है और इन रोबोट्स के सभी 50 ऑपरेटर्स मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है। ये सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही इन रोबोट्स को चलाते हैं। इनमें अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS से पीड़ित दिव्यांगजन भी शामिल है, जो अपनी आंखों की हलचल से यानी कि आई मूवमेंट के उपयोग से इन रोबोट्स को घर से ही निर्देशित करते हैं। वे एक स्पेशल डिजिटल पैनल की मदद से अपने आई मूवमेंट्स के द्वारा सिग्नल भेजकर रोबोट्स को चलाते हैं। फ्रेंड्स, इन 50 दिव्यांग वेटर्स में होटल से 800 किलोमीटर दूर रहने वाले इमाई भी शामिल है। दोस्तों, दरअसल ये टोक्यो में मौजूद एक कैफे है। डॉन कैफे में काम करने वाले ये रोबोट सिर्फ एक नाटकीय परिवर्तन नहीं है, बल्कि घर से ज्यादा बाहर न निकलने वाले दिव्यांग लोगों के लिए ये एक अवसर है। ये रोबोट साफ सुथरे और जल्द गति रोबोट्स हैं, जो दिव्यांगों को एक अलग शरीर की अनुभूति भी प्रदान करते हैं। केवल 12 साल की विकलांग लड़की को मिला स्त्री सम्मान पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, केवल 12 वर्ष की ऑटिस्टिक लड़की जिया राय ने बैंड्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक स्विमिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 36 किलोमीटर की ये दूरी उसने 8 घंटे 40 मिनट में तय की। जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD है और उसने तैराकी में अपनी उपलब्धि को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया है। जिया की अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उसे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा स्त्री सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिया मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है। वे INS के MC-80 आर्म्स श्री मदन राय की बेटी है। इस तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की देखरेख में किया गया था। ये आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के FIT इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ था। जिया राय को ग्रेटर मुंबई एमेच्योर एक्वेटिक एसोसिएशन यानी GMAAA के अध्यक्ष जरीर N बालीवाला ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिया ने पिछले साल 15 फरवरी को एलिफेंटा द्वीप से गेटवे ऑफ इंडिया तक 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड्स में पूरी की थी। इस उपलब्धि के लिए उसे खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली पहली विकलांग बच्ची के रूप में विश्व रिकॉर्ड में जगह दी गई थी। अब तक का सबसे सफल ओलंपिक प्रदर्शन देखने के बाद अब भारत की नजरें टिकी है टोक्यो पैरालंपिक्स पर। अगस्त 24 से लेकर सितंबर 5 तक ये पैरालंपिक गेम्स खेले जाएंगे। इस साल भारत की ओर से 54 एथलीट्स इसमें अपना उम्दा प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। 9 अलग अलग खेल श्रेणियों में भारत के 54 पैरा प्लेयर्स अपना कमाल दिखाएंगे। इन श्रेणियों में शामिल है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो। भारत के शेफ दे मिशन के गुरशरण सिंह ने कहा है कि इस बार भारत कम से कम 15 मेडल्स जीत सकता है, जिनमें से 5 गोल्ड भी होंगे। मुझे विश्वास है ये हमारे बेस्ट एवर पैरालंपिक गेम्स होंगे। इस साल हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जमकर तैयारी की है और अन्य इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल की है। हमें पैरा एथलीट्स, पैरा बैडमिंटन,
पैराशूटिंग और पैरा आर्चरी से बहुत उम्मीदें हैं। पीसीआई अध्यक्षा दीपा मलिक के साथ भारतीय खिलाड़ियों की पहली टीम 20 अगस्त को ही टोक्यो में लैंड कर चुकी थी। 24 तारीख के शुरुआती समारोह में टी मेरियप्पन ने भारत के लिए ध्वजवाहक का काम किया। मेरियप्पन के साथ साथ पैरालंपिक जैवलिन थ्रोअर्स की टीम से मेडल्स की अपेक्षा है। इसका नेतृत्व देवेंद्र झांझरिया कर रहे हैं। इस टीम में वर्ल्ड चैंपियन सुंदर सिंह गुर्जर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजित सिंह भी शामिल हैं। दुनिया के अव्वल पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत से गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा इस टीम में कृष्णा नागर और तरुण ढिल्लोन भी शामिल है। आर्चरी में भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार खिलाड़ियों के नाम है विवेक चिकारा, राकेश कुमार, श्याम सुंदर, हरविंदर सिंह और महिला आर्चर ज्योति बालिया। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। माय नेम इज़ दीपक मलिक और मैं अभी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। मेरा ऑलराउंडर का रोल रहता है इंडिया टीम में। बदलता दो, बदल देगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है विद ऑथेंटिक सोर्स, आप danish.mahajan88@gmail.com पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी न्यूज़ को अपने शो में शामिल करेंगे। दोस्तों 18 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाली। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जो हमारी कम्युनिटी है वो बंटी हुई है। एक्चुअली हुआ ये है कि आरपीडी एक्ट में एक क्लोज है 34, जिसमें गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो सर्टन जो पुलिस फोर्सेस हैं, जब वो अगर चाहें, उनको लगता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ किसी जॉब के लिए फिट नहीं है, तो वो उस डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो हाल ही में ऐसा ही हुआ है। आरपीडी एक्ट 2016 में आर्टिकल 34 को लेकर एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कई जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, उसमें ये कहा गया है कि तमाम जॉब्स जो हैं, जितनी भी पोस्ट है, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को नहीं दी जाएंगी। उन डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब सवाल ये है कि उस टाइम पे भी कई ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि हमने इस 34 जो आर्टिकल है, हमने कहा था कि इसको शामिल मत करें, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तब ये कहा गया था कि जो ऐसी पोस्ट होती है जहां लड़ाई करनी पड़ती है, कम्बैटेंट रोल होते हैं, तो उसके लिए ये रखा है। तो अगर आप बीएसएफ या सीआरपीएफ या आरपीएफ जिसमें भी ये कहते कि ठीक है कि भाई जो कम्बैटेंट रोल है उसके लिए हम नहीं देंगे, तो वो सही था। लेकिन आपने ये कहा है कि सभी पोस्ट को लेके, तो
इसको लेके जो बृंदा कैरथ हैं सीपीएम से, उन्होंने भी लेटर लिखी है जो मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार जी उनको। अब सवाल ये है कि भाई आप सारी पोस्ट को कैसे कर सकते हैं? आप उसमें तो क्लरिकल जो पोस्ट होती है उसका कम्बैटेंट पोस्ट से क्या लेना देना है? क्लरिकल पोस्ट तो कर सकते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनका क्या? तो इसका मतलब ये है कि जो इतने सालों से वहाँ जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब बेकार है, तो ये आप कहीं ना कहीं उन्हें डिमीन कर रहे हो कि जो इतने सालों से हैं। ये भी सुनने को आ रहा है कि ये क्लियर नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जो जॉब करते हुए डिसेबल्ड हो जाएं, तो एक आधी खबर आई है कि उसमें भी उनको निकाल दिया गया। तो एक तरफ तो हम रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करते हैं, आरपीडी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है जॉब करते हुए तो उसके बावजूद आप नहीं कर सकते, आपकी ड्यूटी है कि उनको रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना और ऐसी जगह पे शिफ्ट करना जो उनके लिए एक्सेसिबल हो। तो बहरहाल उसको भी हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन सभी पोस्ट को ऐसे एग्जाम्प्ट कर देना ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरनाक है। कल को और भी डिपार्टमेंट में इस चीज़ को किया जा सकता है इसी का हवाला लेके। तो इसके ऊपर कम्युनिटी में विरोध है। जो मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जो कम्बैटेंट रोल की गवर्नमेंट बात करती है कि जो लड़ाई नहीं कर सकते या जो ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, सबको पता है, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अब आपने जब पूरे डिपार्टमेंट को एग्जाम्प्ट कर दिया, तमाम पोस्ट से, सभी पोस्ट से आपने कर दिया, तो उसमें जो कई ऐसी जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब होंगी, टेलीफोन ऑपरेटर की होंगी, क्लरिकल की जॉब्स होंगी, तो जो जूनियर सहायक की पोस्ट होगी, जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट होगी, तो आपने तो जो ऑफिस में भी पोस्ट होती है उस पर भी ब्लैंकेट बैन लगा दिया। तो ये डेंजरस है। इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ उठा रही है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि नहीं, हमारे लोग तो इनमें थे ही नहीं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे लगता है कि जब हम डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम एक एक करके ऐसे इश्यूज़ पर बट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है कम्युनिटी के लिए। इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर शो करूँगा इस बार जो संडे का बदलता दौर होगा, तो उसमें हम डिटेल समझेंगे कि पहले इसमें कितनी पोस्ट थी, किस किस कैटेगरीज को लिया गया था। तो आप संडे का शो भी सुनिए, क्योंकि ये हम सबसे रिलेटेड है। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, बहुत सारे अब इन डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया, तो फिर तो ऐसे करते करते जॉब बचेंगी नहीं। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जो भी इश्यूज होते हैं, ये इतने ब्लैक एंड वाइट नहीं हैं कि हम जल्दी से ओपिनियन बना लिए कि भाई इनमें तो हमारे लोग थे नहीं जाते हैं। तो इस पे वी नीड टू हैव ए कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इन द कम्युनिटी कि इस पे क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये बहरहाल नोटिफिकेशन आई है जिसके ऊपर कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रही हैं। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताऊंगा। बहरहाल मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा वे करेंगे एक व्हीलचेयर उत्पादक की मदद। पानीपत के एक लड़के को कृत्रिम अंग प्रदान करने में देरी पर हाईकोर्ट ने किया हरियाणा सरकार से सवाल। केवल 12 साल की दिव्यांग लड़की को मिला स्त्री सम्मान पुरस्कार। अब तक का सबसे सफल ओलंपिक प्रदर्शन देखने के बाद भारत की नजरें टिकी टोक्यो के पैरा ओलंपिक्स पर। व्हीलचेयर बाउंड पैरा एथलीट और एक्टिविस्ट को किया गया अलॉट ट्रेन का अपर बर्थ। अरविंद हॉस्पिटल में लॉन्च किए गए AI पावर ग्लासेस। और तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में शुरू किया गया उदय प्रोजेक्ट। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।